हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं एन.के. तुलसी। जैसा कि आपको पता है कि इस समय क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है और आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको 2009 का क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? पोटासियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज। तो आप हमेशा याद रखना, हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होता है पोटासियम सल्फेट का होता है। ठीक है, इस ऑप्शन में जो दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन जो है कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में भी आती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखना। पोटासियम सल्फेट जो होता है उसका हिमांक का अवनमन जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, उच्चतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? देखिए, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, दोनों का रेट कांस्टेंट आप हमेशा याद रखना, उसका यूनिट क्या होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट जो होगा, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक जो होता है वो होता है आपका सेकेंड इन्वर्स होता है, मतलब समय इन्वर्स होगा। ठीक है, अगर आपको पूछ दे शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, तो मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स होता है। समझ गए, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। चलिए, H3PO3 है एक, क्या है H3PO3? एक द्विभाषमिक अम्ल है। कैसे समझेंगे ये द्विभाषमिक अम्ल है? तो आइए इसका स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फास्फोरस आपका यहाँ है। ठीक है, तो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन OH से जुड़ेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर OH से जुड़ गया और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन से जुड़ गया। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन भी 3 को पुर गया, हाइड्रोजन भी 3 को है और फास्फोरस आपका 1 है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होगा। ठीक है, आंशिक क्या होगा जी? ऋणावेश होगा। और हाइड्रोजन जो आसानी से रिमूव हो जाएगा, तो आसानी से यह 2 आपका H+ आयन आपको ये दे देगा। कौन देगा जी? आपका यही। तो 2 H+ आयन निकला, इसलिए कारण क्या हो, ये डाइप्रोटिक एसिड होगा। क्या होगा जी? आपका डाइप्रोटिक एसिड होगा। तो हमेशा इसकी याद रखना। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता आपका H3PO4 है तो क्या होगा? वो त्रिभाषमिक अम्ल होगा। कैसे? फास्फोरस से 3 OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। 3 OH ग्रुप होगा तो आसानी से 3 H+ आयन आसानी से रिमूव हो सकता है, मतलब 3 H+ आयन देगा, तो वह त्रिभाषमिक अम्ल होगा। अगर क्वेश्चन यही रहे H3PO2, तब क्या होगा? एक भाषमिक अम्ल होगा। कैसे? तब फास्फोरस से जो है होगा एक ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा स्ट्रक्चर में। अब जब बनाओगे तो ना, तो आसानी से वहाँ एक ही H+ आयन रिमूव हो सकता है, इसलिए वो क्या हुआ? एक भाषमिक अम्ल होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ है H3PO3 है, क्या है? तो एक द्विभाषमिक अम्ल होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? द्विभाषमिक अम्ल। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। H3PO3 क्या है? द्विभाषमिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय होगा? कौन परामैग्नेटिक होगा? तो कॉपर 2+ आयन होगा। देखिए, कॉपर का 29 होता है। ठीक है, कॉपर कितना होता है जी? कॉपर का 29 होता है, एटॉमिक नंबर होता है। जब इसको इलेक्ट्रोविन्यास निकालोगे तो आर्गन तक 18 होता है, उसके बाद होगा 3D10 होगा और 4s1 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 4s1, S में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और D में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बचेगा कितना आपका? 3D9 होगा। मतलब क्या? तो आपका इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा? या पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? C होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका अयस्क में उपस्थित औषधियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गैंग। इसी को हम बोलते हैं अधात्री बोलते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? तो कितना होगा? 0 होगा। कैसे? जिसका निकालना होगा उसको आप x मान लोगे। x CO का होता है 0 होता है, 0 × 4 = 0, तो x बराबर कितना होगा? 0 होगा। आंसर क्या होगा इसका? 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? तो एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी जो होता है वह बुखार को
कम करने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, पैरासीटामोल ना। पैरासीटामोल जो होता है दवा बुखार को दूर करने में प्रयोग किया जाता है इस मेडिसिन का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मिथाइल एमीन बनाया जाता है, तो मिथाइल एमीन हॉफमैन ब्रोमाइड द्वारा बनाया जाता है ना। मिथाइल एमीन किसके द्वारा बनाया जाता है? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका देखो कैसे होता है, तो आइए हम इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी रिएक्शन में शॉर्टकट आपको बहुत सिंपल सा रिएक्शन दे रहे हैं, आप इस टेक्निक के माध्यम से आसानी सॉल्व कर लोगे। देखिए तो मिथाइल एमीन है CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NH2। जब इसको आप रिएक्शन कराओगे किसके उपस्थिति में? ब्रोमीन एवं 4KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, एक टेक्निक सीख लो हमेशा। इसमें से क्या होगा, CO जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है और CH3NH2 हमें प्राप्त होता है। यही क्या है? मिथाइल एमीन। देखिए इसका पूरा रिएक्शन जो कराओगे तो क्या क्या निकलता है आपको बता देना चाहता हूँ। जब आप इसको पूरा हम आपको टेक्निक से माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं, बस इतना पोर्शन निकाल देंगे CO को और CH3NH2 ग्रुप को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो गया आपका? CH3NH2 मतलब मिथाइल एमीन, जिसको बोलते हैं मिथेनामीन बोलते हैं। ठीक है, जब इसको पूरा रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? CH3NH2 बनता है और K2CO3 बनेगा और फिर आपका 2 पोटासियम ब्रोमाइड बन के निकल जाएगा। हाँ, 2 पोटासियम ब्रोमाइड निकलेगा और 2 जल का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में। या आपको चाहे तो आप क्या कहते हैं पोटासियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब कराओगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनकर निकल जाएगा, 2 जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 सोडियम ब्रोमाइड बनकर निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम ब्रोमाइड का। ठीक है, इसका पूरा रिएक्शन होता है। इस पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इस कारण से हम सिर्फ आपको सिंपल हम समझाने की कोशिश किए हैं कि ऐसे रिएक्शन ये करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। तो एल्काइल हैलाइड कैसे देखोगे? ऐसे लिखोगे RX को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। इसको जो अल्कोहल में कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए इसको जब ये हम रिएक्शन कराएंगे ठीक है, तो अल्कोहल में हमको प्राप्त चाहिए ना, अल्कोहल हमें चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? X यहाँ से हटेगा ना जी, X यहाँ से हटेगा। X का हटना मतलब क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक तो नहीं होगा, ना ही विलोपन अभिक्रिया होगा ना ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। इसमें X हटेगा। ठीक है, दूसरा अगर क्या होगा? बैठ जाएगा ना। तो जैसे मान लीजिए इसको हमें जब ये रिएक्शन कराएंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में, तो होगा क्या ना, OH ग्रुप R के साथ एल्काइल ग्रुप के साथ क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा और सोडियम हैलाइड या पोटासियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको अल्कोहल दे देगा। तो ये एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? B होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कैप्रोलैक्टम मोनोमर है, किसका होगा? नायलॉन 6 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नायलॉन 6 क्या है? एक मोनोमर है और कैप्रोलैक्टम क्या है? एक पॉलीमर है। सॉरी मिस्टेक हो गया। नायलॉन 6 क्या है? पॉलीमर है और कैप्रोलैक्टम क्या है? एक मोनोमर है। मिस्टेक से बोला गया ना। तो कैप्रोलैक्टम का जब हम बहुलीकरण कराते हैं तो नायलॉन 6 का क्या होता है? निर्माण होता है। कैप्रोलैक्टम क्या है? मोनोमर है किसका? नायलॉन 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहता है, देखिए अगला जो है कथन वाला है। अब ये कथन वाला क्वेश्चन अब पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए इसको हम छोड़ते हैं और आगे देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन जो यहाँ ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो NiCO4 की ज्यामिति क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी। क्या होगा जी? चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, चतुष्फलकीय भी होता है और वर्ग समतलीय भी होता है ना। तो इसका टेक्निक एक है, आपको क्लास कभी करोगे तो आपको पता होगा। ठीक है, अब बस आप यहाँ समझिए NiCO4 का ज्यामिति जो होता है वो क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी? अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है निकिल का। ठीक है, और इसका प्रसंकरण क्या होगा? sp3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोबेंजीन DDT देती है जब वह अभिक्रिया करता है। तो हमेशा याद रखना क्लोरोबेंजीन को जब आप
क्लोरल के साथ रिएक्शन करवाओगे तभी वो क्या देगा आपको, DDT देगा। क्या देगा जी, DDT देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखना, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमें DDT का निर्माण होता है। DDT का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त प्रक्रिया में dW बराबर 0 एवं dQ लेस देन 0 हो तब गैस के लिए क्या होगा, तापमान बढ़ेगा कि घटेगा, या आयतन बढ़ेगा कि दाब नियत रहेगा। दाब तो नहीं होगा, आयतन का भी यहाँ बात नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहाँ है ताप बढ़ेगा कि घटेगा। तो क्या होगा जी ना, ताप घटेगा। क्या आंसर होगा इसका, ताप घटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये मिलान वाला है। मिलान वाला मैचिंग वाला भी आप क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसका आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो कहीं न कहीं आपको एग्जाम में मदद मिल ही जाएगा। तो देखिए एक्वा फोर्टिस इसमें से कौन होगा, अगर आपको पता नहीं है तो आप अगर नेक्स्ट देखिए, क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका CCl3CHO। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा जी, इसका आंसर डी होगा। इसी को बोलते हैं ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। ठीक है, क्लोरल का दूसरा नाम क्या है, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। हमेशा इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि एलम क्या है। एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Cr2SO3 मतलब सल्फेट थ्राइस होता है यहाँ इंटू होना चाहिए। ठीक है, 24H2 ये मोलिकुल्स जो है इसका फॉर्मूला होता है एलम का। अब विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, क्या होता है आपका, कैल्शियम ना ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, CaOCl2 ना, तो ये आपका हो गया CaOCl2 विरंजक चूर्ण। और एक्वा फोर्टिस को क्या होगा जी, HNO3 ना, नाइट्रिक अम्ल को ही हम बोलते हैं एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। तो ये आपका तैयारी हो गया। आशा करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह के ही क्वेश्चन आप नहीं आती एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन आपको इसका काम आ जाएगा। ठीक है, कहता है संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। बात सही है, क्योंकि उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो भिन्न ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। ठीक, यथा NS एवं N-1 D ना ऑर्बिटल ये भाग लेता है। ऑक्सीडेशन अवस्था +2 तक NS इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, परंतु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वह N-1 D सबसेल के इलेक्ट्रॉन को भाग लेने के कारण होता है। तो इसको पढ़कर हमें जवाब देना होता है। कहता है इसमें कि प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो समान सबसे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कितना होता है, तो +2 होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो भाग लेगा वो मतलब सॉरी यहाँ क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिपेंड करेगा वह NS ऑर्बिटल पर ही डिपेंड करेगा। और NS सबसे या NS ऑर्बिटल का समान ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +2 होता है। और उससे ज़्यादा अगर जब भी होगा तो N-1 D सबसेल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसके बाद होगा +3 +4 +5 +6 +7 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो सबसे समान ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो क्या होगा, +2 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वो क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपको काम देगा, बहुत आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता का कारण है, क्या हो सकता है, ये सभी एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था पाए जाते हैं। ये बात तो सही है। ये सभी जटिल यौगिक बनाते हैं, उसके संयोगी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सबसेल में पाए जाते हैं। बात ये सही है, सभी में इलेक्ट्रॉन युग्म अवस्था होते हैं। जो इसमें सबसे मुख्य कारण है तो क्या है, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन दो भिन्न सबसेल में क्या आते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। बहुत सारा विद्यार्थी इसमें भी टिक लगा सकता है, ये सभी एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं ना। तो यहाँ जो ऑप्शन जो है ये सी इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको
कहीं ना कहीं ये समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये सारे क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इतना कर लें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम 2010 का क्वेश्चन सोल्यूशन करके आपको देंगे। तब तक आप इतना तैयारी करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।